Hello student, today we are going to start our new chapter in plus 2 class geography and its name is जनसंख्या संगठन। तो आज हम इस सेशन में जनसंख्या संगठन के बारे में करेंगे। तो जनसंख्या मतलब कोई भी देश है उसके लिए, उस देश के लिए जो वहाँ की जनसंख्या है, ह्यूमन है, जो मानव है, वो उसके क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इसमें आज हम करेंगे जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन में हम क्या करते हैं कि स्त्री है, पुरुष है, इनकी जनसंख्या को मापते हैं और उसका हम आगे मतलब उसको हम ये देखते हैं कि किसी देश में रहने वाले जो व्यक्ति है उसमें महिलाओं की जनसंख्या कितनी है और पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या संगठन का जो मेन जो हमारा यहाँ पे आता है उसे हम कहते हैं लिंग संगठन, मतलब सेक्स रेशो, लिंग संगठन। अभी लिंग संगठन क्या होता है कि कोई भी देश में रहने वाले पुरुषों की जनसंख्या और वहां पे रहने वाली स्त्रियों की जनसंख्या, और हम उसका क्या निकालते हैं, फिर अनुपात निकालते हैं। तो आपने मतलब ये जो है लिंग संगठन में, इसमें हम क्या करते हैं, स्त्री पुरुष की जनसंख्या का पता लगाते हैं। स्त्री पुरुष की जनसंख्या कितनी है किसी देश में, उसका हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों में स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है और पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। तो ये हर जो देश है उसका अपना अपना एक फॉर्मूला होता है लिंग संगठन निकालने का। मतलब अगर हम विदेशों की बात करें तो विदेशों में जो लिंग संगठन है उसका फॉर्मूला क्या है कि पुरुषों की जनसंख्या बटे में स्त्री जनसंख्या गुना में 1000। मतलब जब भी हम सेक्स रेशियो निकालते तो हम ये देखते हैं कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। मतलब भारत में तो हम यही देखते हैं, बट अगर हम विदेशों की बात करें तो विदेशों में लिंग संगठन या लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है कि पुरुषों की जनसंख्या है उसको किससे भाग दिया जाता है, स्त्री जनसंख्या से भाग दिया जाता है, और फिर उसको किससे गुना किया जाता है, 1000 से गुना किया जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाता है, लिंग अनुपात आ जाता है, सेक्स रेशो जो है हमारा वो आ जाता है। ठीक है, और ये हमें ये बताता है कि उस देश में रहने वाले मतलब पुरुषों की जनसंख्या अधिक है या स्त्रियों की जनसंख्या अधिक है। तो इससे हमें इन दोनों का, पुरुष और स्त्री के जो 1000 व्यक्तियों में जो अनुपात है उसका पता लगता है। बट भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ये फॉर्मूला थोड़ा उल्टा है। भारत में हम लिंग जो संगठन है उसको कैसे निकालते हैं, तो ये हम निकालते हैं स्त्री जनसंख्या। हम क्या करते हैं, भारत में स्त्री जनसंख्या को पुरुष जनसंख्या से भाग देते और इसे 1000 से गुना करते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे लिंग अनुपात आ जाता है। मतलब भारत में हमें स्त्री पुरुष की जनसंख्या जब निकालनी है या लिंग संगठन जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। मतलब स्त्रियों की जो जनसंख्या है उसको हम पुरुषों की जनसंख्या से भाग देकर और 1000 से उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा भारत में क्या आ जाता है, लिंग अनुपात आ जाता है 1000 का। यहाँ पे हमने 1000 इसलिए लिया है क्योंकि हमें देखना है कि 1000 पुरुषों में स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है। मतलब अगर पुरुष 1000 है तो स्त्री जनसंख्या कितनी है। अगर हम भारत के लिंग अनुपात की बात करते हैं तो भारत में लिंग अनुपात क्या है, 924 स्त्री है और पुरुषों की जनसंख्या 1000। मतलब 1000 पुरुषों में जो हमारा लिंग सेक्स रेशो है वो कितना है, 924 है। मतलब स्त्रियों की संख्या कितनी है, 924 है, बजाय कि पुरुषों की जनसंख्या से। मतलब स्त्री जनसंख्या क्या है, कम है पुरुष जनसंख्या से। तो ये हमारा क्या हो गया, लिंग अनुपात हो गया, लिंग संगठन हो गया। तो आगे अगर हम इसमें बात करते हैं लिंग संगठन में, तो ये
ये बताता है कि किसी देश में रहने वाली जो स्त्री है या पुरुष है उनकी स्थिति कैसी है। भारत में तो हम लिंग अनुपात से यही लगाते हैं कि हमारे यहाँ पे रहने वाली जो स्त्रियां हैं उनका जो स्तर है वो कैसा है, उनका स्तर अनुकूल है यहाँ पे या प्रतिकूल है। अभी देखो कुछ प्रदेश ऐसे हैं, लिंग संगठन में क्या है कि कई देश ऐसे भी है जहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या क्या है, स्त्रियों की जनसंख्या से कम है। मतलब जो स्त्री जनसंख्या है वो क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे रहने वाली जो स्त्री है उनकी स्थिति दशा जो है वो बहुत अच्छी है और वो बहुत ही अनुकूल है। अगर जिन देशों में पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है और स्त्रियों की जनसंख्या कम है तो हम क्या मानते हैं कि वहां पे जो रहने वाली स्त्रियां है उनकी जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वो क्या है, बहुत ही डाउन है, गिरी हुई है। मतलब वो एक प्रतिकूल वातावरण में वहां पे रह रही है। तो ये हमारी सारी चीजें हमें कौन बताता है, हमारा लिंग संगठन बताता है। मतलब कुछ जिन प्रदेशों में पुरुषों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और स्त्रियों की जनसंख्या बहुत कम है, जैसे भारत में है 924 तो स्त्री है और पुरुषों की संख्या कितनी है, हर हजार पुरुष पे कितनी स्त्रियां हैं, 924 है। मतलब यहाँ पे हमारा लिंग अनुपात क्या है, कम है। तो इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मतलब ये ऐसे प्रदेशों में होता है जहाँ पे स्त्री का जो कारक है वो क्या है, प्रतिकूल है। मतलब हमारे यहाँ पे जो लिंग संगठन है या लिंग अनुपात है वो कैसा है, प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल का मतलब क्या है, विपरीत दिशा। अभी यहाँ पे प्रतिकूल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप की कंट्रीज में क्या पाया जाता है, लिंग भेद पाया जाता है। मतलब लिंग भेदभाव है, वहां पे क्या करते हैं, लिंग भेदभाव। यहाँ पे मेन जो कारण है इसका वो क्या होता है, लिंग भेदभाव। मतलब जिन कंट्रीज में स्त्रियों की संख्या कम है पुरुषों की बजाय, तो वहां पे उसका मेन कारण है लिंग भेदभाव। लिंग भेदभाव में हम क्या देखते हैं कि लोग जो है वो पुरुषों को ज्यादा अहमियत देते हैं बजाय कि स्त्रियों के। मतलब जब बेटा पैदा होता है तो बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जाती है, जब बेटी पैदा होती है तो दुख मनाते हैं। या कई जगह पे क्या हुआ करवाया जाता है कि भ्रूण जो है हत्या करवाई जाती है। मतलब क्योंकि लोग जो है वो प्रेफरेंस किसको देते हैं, बेटे को देते, बेटे को सबसे ज्यादा सम्मान देते। वो सोचते हैं कि अगर घर में बेटा पैदा होगा तो वो हमारे लिए क्या करे, मतलब वो हमारा क्या है, हमारे लिए एक वर्किंग हैंड है। मतलब बेटा ही उनके लिए सब कुछ है, उनकी विरासत है। और अगर बेटी पैदा होती है तो वो समझते हैं कि ये एक बोझ है, इसकी शादी करके मतलब इसको दूसरे घर भेजना है, तो यह हमारे लिए क्या है, बोझ है। तो इस टाइप की उनकी क्या होती है, सोच होती है, जिसके कारण उन देशों में भ्रूण हत्या है या फिर शिशु हत्या है, इन्फेंटिसाइड जिसे हम कहते हैं। मतलब जब बच्चा, भ्रूण हत्या मतलब भ्रूण में ही पता लगा लिया जाता है कि गर्भ में ही कि अगर बच्चा लड़की है तो तभी क्या हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, भ्रूण हत्या कहेंगे। और जब बच्चा पैदा होने के बाद ये पता चलता है कि वो लड़की है और उस टाइम पे उसकी हत्या कर दी जाती है तो हम उसे क्या कहेंगे, शिशु हत्या कहेंगे, स्त्री शिशु हत्या कहते हैं हम उसे। ओके, तो ये वाली चीजें क्या है, इस टाइप की कंट्रीज में कॉमन है, ऐसे प्रदेशों में जो बहुत ही क्या है, पिछड़े हुए हैं या जिनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही बैकवर्ड है। मतलब वो कंट्री पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुई है और उनकी सोच जो है वो बहुत पुरानी है। तो इस टाइप के जो देश होते हैं वहां पे स्त्रियों के साथ घरेलू हिंसा, एक ये भी वहां पे जो है घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा होती है। मतलब स्त्रियों के साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे देशों में स्त्री अनुपात क्या है, बहुत ज्यादा कम होता है, जहां पे लोगों की सोच जो है बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई होती है, जिसके कारण स्त्रियों का जो सामाजिक आर्थिक स्तर है वो
जाता है, निम्न हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो ये आ गया हमारा लिंग संगठन। मतलब जिन देशों में स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या से ज्यादा है, तो इसका मतलब है वहां पे स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी है। और जिन देशों में स्त्री लिंग अनुपात पुरुष मतलब स्त्री का जो अनुपात है वो पुरुष अनुपात से कम है, तो इसका मतलब वहां पे स्त्रियों की स्थिति क्या है, बहुत ज्यादा खराब है। तो ये सारा किसके कारण है, मतलब ये सारा उन लोगों की सोच के कारण है, या जो देश बहुत ही पिछड़े हुए हैं उन देशों में ऐसा लगभग होता है। विकसित देशों में आपने देखा होगा जैसे कि रशिया है, तो इस टाइप की कंट्रीज में क्या है, स्त्री अनुपात बहुत ज्यादा है, मतलब पुरुषों की बजाय स्त्रियों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। और जिन क्षेत्रों में लिंग भेद ज्यादा होगा वहां पे स्त्री अनुपात ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। अभी आगे अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक लाभ, नेक्स्ट हमारा आता है प्राकृतिक लाभ, ठीक है। प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। सामाजिक हानि। अभी देखो प्राकृतिक लाभ, ये स्त्रियों के बारे में कर रहे हैं हम कि स्त्रियों को कुछ क्या मिले हुए हैं, प्राकृतिक लाभ मिले, मतलब जो चीजें मतलब प्रकृति की देन है जिसके कारण सामाजिक हानि और भी ज्यादा बढ़ जाती है। देखो स्त्रियां जो है अगर हम देखें तो स्त्रियों का प्राकृतिक लाभ क्या है, जैविक लाभ है, ठीक है। और जैविक लाभ के कारण उनकी जो स्थिति होती है वो अधिक क्या होती है, स्थापक होती है, जिसके कारण जो है सामाजिक हानि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इन चीज जो है और जो हमारी सामाजिक हानि है वो किसको समाप्त कर देती है, प्राकृतिक लाभ को समाप्त कर देती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जो प्राकृतिक लाभ है वो स्त्रियों को कौन सा मिला है, जैविक लाभ मिला हुआ है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, उनकी अधिक जो है स्थिति क्या होती है, स्थापक हो जाती है, बहुत अच्छी स्थिति है, बट फिर भी उसका हमारी सामाजिक हानि के ऊपर क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो हमारे प्राकृतिक लाभ है उसको समाप्त कर देती है। अभी इसमें अगर हम बात करें आगे तो विश्व की अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं लिंग संगठन में, लिंग अनुपात में, तो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसमें क्या है, प्रति जो 100 पुरुष है, मतलब विश्व का लिंग अनुपात क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें, ठीक है, विश्व का लिंग अनुपात कितना है, 100 और 102, मतलब 100 महिलाएं हैं और 102 क्या है, पुरुष है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, विश्व का लिंग अनुपात है। सबसे अगर इससे भी अगर हम और भी ज्यादा देखें, मतलब ये वाला हमारा होता है स्त्री और ये वाला हमारा होता है पुरुष। हमेशा स्त्री का पहले लिखा जाएगा और पुरुष का बाद में लिखा जाएगा। तो ये हमारा विश्व का क्या है, लिंग अनुपात है। विश्व लिंग अनुपात क्या बताता है कि जहां पे 102 पुरुष है वहां पे स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है, 100 है, मतलब 100 स्त्री और 102 पुरुष है। देखो हमने किया था ना विश्व का, हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम अगर मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले हम ऊपर क्या रखते हैं, विश्व का जब लिंग अनुपात निकाला जाता है तो पुरुष बटे में स्त्री जनसंख्या होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि पुरुषों की जनसंख्या जो है स्त्री की जनसंख्या देखेंगे, ठीक है ना, कि 100 स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। विश्व में तो ऐसा देखा जाता है कि स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, बट भारत की अगर हम बात करते तो हम क्या देखते हैं कि पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। अगर हम उच्चतम लिंग अनुपात की अगर हम बात करें तो उच्चतम लिंग अनुपात कहाँ पे है, लैटविया में, लैटविया, ठीक है, लैटविया जो देश है, कंट्री है, वहां पे सबसे उच्चतम लिंग अनुपात है, मतलब वहां पे स्त्रियों की संख्या है 100
जहां पे 100 स्त्रियां हैं और वहीं पे जो पुरुष है उनकी संख्या कितनी है? 85। मतलब 100 स्त्रियों पर पुरुष कितने हैं? 85 पुरुष है। मतलब यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर हम बात करें निम्नतम की, निम्नतम, तो निम्नतम कहाँ पे है? यूएई में। ठीक है, यूएई है, वहां पे जो लिंग अनुपात है वो बहुत ही कम है। मतलब वहां पे स्त्रियों, अगर 100 स्त्रियों पे पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? वहां पे 311 पुरुष। क्लियर? आया समझ में? मतलब स्त्रियों की संख्या तो 100 है और पुरुषों की संख्या कितनी है? 311। मतलब 50% से भी कम। वहां पे पुरुष स्त्री जनसंख्या है वो 50% से भी कम है, लेस देन 50% है। मतलब इस देश की जो स्थिति है महिलाओं की वो क्या है? बहुत ज्यादा खराब है। मतलब वहां पे लिंग भेद बहुत ज्यादा होगा या फिर घरेलू हिंसा है, भ्रूण हत्या है। मतलब जिस देश में अगर स्त्री अनुपात बहुत कम है, इसका मतलब वो देश क्या है? बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वहां पे स्त्रियों की स्थिति क्या है? बहुत खराब है। लोगों की सोच जो है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि विश्व का कितना है अनुपात? उच्चतम अनुपात है लेटविया में जहाँ पे स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी है। बट अगर हम यूएई की बात करते हैं तो वहां पे स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अभी इसके बाद हम करेंगे, जैसे कि हम यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, या फिर हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं। तो जब सर्वे किया गया तो पाया गया कि 139 कंट्रीज, ठीक है, मतलब हमारे वर्ल्ड में 139 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका सेक्स रेशो जो है वो क्या है? अनुकूल है। मतलब 139 कंट्री ऐसी है जहां पे स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वो क्या है? अनुकूल है। मतलब स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी है। बट अगर आगे उन्होंने सर्वे में पाया गया कि 72 कंट्रीज ऐसी है जिनका सेक्स रेशो प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? विपरीत। मतलब जहां पे स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और इन कंट्रीज में हमारे जैसे कि चाइना, इंडिया, ठीक है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और मतलब ये जो कंट्रीज है ये आ जाती है इसमें। ठीक है, सऊदी अरब है। तो इन कंट्रीज में जो सेक्स रेशो है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल है। मतलब स्त्रियों के लिए क्या है? प्रतिकूल है। और ये जो कंट्रीज है जितनी भी, मतलब मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज है, रशिया है, तो वहां पे सेक्स रेशो बहुत अच्छा है, अनुकूल है। तो यहाँ पे ये कंट्रीज का ऐसा क्यों है? क्योंकि इन कंट्रीज में थोड़ा बहुत क्या है? पिछड़ापन है, जिसके कारण यहाँ पे सेक्स रेशो बहुत ज्यादा कम है। अभी आगे हम इसमें बात करेंगे। अगर हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो ये तो हमारा हो गया लिंग संगठन, जिसमें हमने कर लिया सेक्स रेशो, लिंग अनुपात, कि हमारा जो लिंग अनुपात है उसको हम कैसे निकालते हैं। पूरे वर्ल्ड का लिंग अनुपात कितना है? इंडिया का मैंने बता दिया है 924 और 1000। मतलब महिला, इंडिया में क्या है लिंग अनुपात? नोट कर लेना, 924 और कितने पे? 1000 पे। मतलब हमारा भी लिंग अनुपात क्या है? बहुत कम है। अभी इसके बाद हम करेंगे, लिंग संगठन के बाद हमारा आ जाता है आयु संरचना। आयु संरचना,
ठीक है। आयु संरचना में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले आयु संरचना जब हम निकालते हैं तो उसमें हम देखते हैं लिंग, मतलब स्त्री और पुरुष का हम इसमें अलग अलग निकालते हैं। देखो किसके आधार पर है ये आयु संरचना? आयु के आधार पर है। अभी इसमें हम ये देखते हैं कि पुरुष की आयु और स्त्री की आयु, तो हम इसमें अलग अलग निकालते हैं, उनका लिंग देखते हैं। स्त्री और पुरुष का जो आयु संरचना कितनी है, इसमें हमारी आयु भी आ जाती है, उनकी एज कितनी है, मतलब पुरुष जनसंख्या है और एज वाइज उनकी पॉपुलेशन कितनी है। हम इसमें पॉपुलेशन क्या निकालते हैं? एज वाइज निकालते हैं। एज वाइज पुरुष पॉपुलेशन कितनी है, एज वाइज महिला पॉपुलेशन कितनी है। इसके बाद जो है हमारा इसमें आ जाता है साक्षरता, ठीक है। हम ये भी देखते हैं कि कितने पुरुष साक्षर है और कितनी महिलाएं साक्षर है, ठीक है। आयु संरचना में हम इन सारी चीजों का निकालते हैं। फिर आ जाता है हमारा स्वास्थ्य, मतलब हेल्दी पॉपुलेशन कितनी है वो भी हम इसमें निकालते हैं आयु संरचना में। और व्यवसाय, मतलब आयु संरचना में ये सारे कॉन्सेप्ट, और इसमें आ जाती है उनकी इनकम, ठीक है। इनकम जो है मतलब उनकी कितनी आय है, इनकम का मतलब है आय। तो आयु संरचना में हम ये सारे कॉन्सेप्ट क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आयु संरचना से ये बिलोंग करते हैं। अगर हम आगे आयु संरचना की बात करें तो आयु संरचना को 3 हिस्सों में हम क्या करते हैं? बांट देते हैं, ठीक है। 3 हिस्सों में, मतलब 0 से 15 वर्ष, क्लियर, 15 बजाय 14 हो गया यहाँ पे। फिर हमारा आ जाता है 15 से 59 वर्ष, और फिर 60 से ऊपर, ठीक है। मतलब ये इन 3 कैटेगरी में हम हमारी आयु को क्या करते हैं? बांट देते हैं। 0 से 14 वर्ष की आयु जो है वो बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? निर्भर होते हैं, ये खुद कुछ नहीं करते। ये जो है खुद को सरवाइव करने के लिए किसके ऊपर निर्भर होते हैं? अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। ये डिपेंडेबल है, निर्भर है, दूसरों पे आश्रय है, जिसे हम आश्रित जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आश्रित जनसंख्या। 15 से जो 59 साल के जितने भी लोग हैं वो किस में आ जाते हैं? हमारे कार्यशील में, ठीक है। ये जवान लोग होते हैं, मतलब हम इन्हें यूथ कहते हैं, जो क्या है? कार्यशील है, मतलब ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ये अपना खुद कार्य करके जो है अपना जीवन यापन, मतलब ये आय लेते हैं, कमाते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं 60 से ऊपर, ये भी लोग क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, ठीक है। ये वृद्ध लोग में आ जाते हैं, वृद्ध जनसंख्या आ जाती है हमारी 60 से ऊपर। 60 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो किस में आ जाते हैं? वृद्ध में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वृद्ध जो लोग हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है? अपने बच्चों के ऊपर। देखो जब बच्चे हैं वो पेरेंट्स के ऊपर, यहाँ पे 15 to 59 जो है लोग क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं, कार्यशील जनसंख्या है, काम कर रहे हैं, मतलब अपनी जीविका कमा रहे हैं। बट 60 से ऊपर जो लोग हैं वो बुजुर्ग हैं, और वो किसके ऊपर डिपेंड है? कार्यशील जनसंख्या के ऊपर डिपेंड है। अभी ये जब 3 कॉन्सेप्ट हमारे हो गए हैं, हमारी जो आयु संरचना है उसको हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। 0 से 14 वर्ष जो बच्चे होते हैं, 15 से 59 वर्ष जो कार्यशील लोगों की जनसंख्या होती है, और 60 से ऊपर जो है वो क्या है? वृद्ध होते हैं, ठीक है। अभी ये जो अगर किसी भी देश में कार्यशील लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, मतलब जिस कंट्री में कार्यशील लोगों की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है, इसका मतलब वो कंट्री क्या है? बहुत, मतलब उस कंट्री की जो दशा है वो बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ पे यूथ ज्यादा है, वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या है? कार्यशील है। अगर जिस देश में वृद्ध लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, तो
इसका मतलब अभी ये देखो जो वृद्ध हो जाते हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, मतलब उनकी देख रेख करना, उनका स्वास्थ्य है वो पूर्ण रूप से किसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, कार्यशील जनसंख्या के ऊपर। तो इसका मतलब वहाँ पे यहाँ पे तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो जीडीपी है उसको बढ़ा रहे, ठीक है, हमारी जो इनकम है उसको बढ़ा रहे हैं, बट ये क्या करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड है, इन लोगों के ऊपर डिपेंड है। अगर किसी देश में बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो देश भी क्या है, बहुत ही उसकी जो स्थिति है वो क्या है, निम्न है। मतलब वही देश की स्थिति सबसे अच्छी होगी जिस देश में कार्यशील जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या है, कार्यशील है और ये दोनों वर्ग क्या है, इसके ऊपर डिपेंड है। मतलब ये अपना कुछ नहीं कमा रहे, ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहाँ से, किसके ऊपर निर्भर है, कार्यशील जनसंख्या के ऊपर निर्भर है। तो ये हो गया हमारा आयु संरचना में। अभी आयु संरचना में हम आगे करेंगे, आपने किया होगा आयु पिरामिड, हम मतलब हाँ 8th क्लास में भी हमारा टॉपिक आता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, तो उसमें भी हमने किया था जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो है 9th में भी आ जाता है हमारा ये टॉपिक आयु संरचना का। अभी हम करेंगे जनसंख्या पिरामिड, ठीक है, जनसंख्या पिरामिड। अभी जनसंख्या पिरामिड में क्या है कि हम ये देखते हैं कि किसी एक पिरामिड बनाया जाता है, उसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि किस देश की जनसंख्या कैसी है, ठीक है। तो ये जो है जनसंख्या पिरामिड, इसमें हम यही देखेंगे, जनसंख्या पिरामिड में हम क्या देखते हैं कि किस देश की जनसंख्या, मतलब 0 से 14 वर्ष के बच्चे ज्यादा है, या 15 से 59 साल के ज्यादा है, या 60 से ऊपर वाले ज्यादा है। हम ये देखते हैं इसमें कि कौन सी संख्या ज्यादा है, और पिरामिड में हम पुरुष और महिलाओं का अलग अलग निकालते हैं कि 0 से 14 वर्ष जो है, मान लो अगर हम एक पिरामिड बना रहे हैं, यहाँ पे मैं बना के दिखा रही हूँ, पिरामिड वैसे तो ऐसे होता है, ठीक है, मतलब ये एक ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुजाकार होता है पिरामिड। तो अगर ये इस टाइप का पिरामिड है तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे बच्चों की जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब जन्म दर बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये ऐसा अगर जिसका पिरामिड होगा, इसका मतलब वो देश क्या होगा, अलग विकसित होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन भी क्या है, कम है, ठीक है। ऊपर जो होती है वो किसकी पॉपुलेशन होती है, वृद्ध की होती है। और पिरामिड को हम किस में डिवाइड करेंगे, महिला और पुरुष में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा पिरामिड हो जाता है। इस साइड में हम लेते हैं पुरुष जनसंख्या, और यहाँ पे हमारी हो गई स्त्री जनसंख्या। यहाँ पे हम आयु लेते हैं, जैसे कि हम जब आयु लेते हैं तो 0 से 4 वर्ष, ठीक है, 5 से 9 हो गई, 10 से 14 हो गई। तो हम इस कैटेगरी में क्या लेते हैं, आयु लेते हैं, 15 से 19 हो गई, ठीक है, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, मतलब हम ये वाला गैप लेते हैं। आयु जब पिरामिड हम निकालते तो हम ये देखते हैं कि 0 से 4 वर्ष के जो लोग हैं उसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। 5 से 9 में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। 10 से 14 वर्ष, मतलब ये हमारे क्या है, वर्ष है। 10 से 14 वर्षों में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो इसका मतलब क्या है, जनसंख्या पिरामिड हमें ये बताता है कि हर आयु वर्ष के लोगों की पुरुष जनसंख्या कितनी है और स्त्री जनसंख्या कितनी है, और इससे हम उस देश की जो स्थिति है उसके बारे में भी क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो अभी हम करेंगे जनसंख्या पिरामिड में सबसे पहला जो हमारे इसमें हम 3 टाइप के पिरामिड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है विस्तृत
विस्तारित पिरामिड। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड, ठीक है। मतलब यहाँ पे जनसंख्या क्या होती जा रही है, विस्तारित होती जा रही है, विस्तारित होती जनसंख्या वाला पिरामिड। तो ये जो पिरामिड है अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी लाइन हो गई, यहाँ पे है हमारे पुरुष और यहाँ पे है हमारी स्त्री जनसंख्या। तो ये जो पिरामिड है ये नीचे से तो बहुत ही विस्तृत होते हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्या होते हैं, ये कम होते चले जाते हैं। ये देखो इस टाइप का जो पिरामिड है, जो एक त्रिभुजाकार है, तो हम इस पिरामिड को क्या कहेंगे, विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड। ये कैसा, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। अभी ये पिरामिड हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे बच्चों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे जो वर्किंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है और वृद्ध, मतलब यहाँ पे जन्म दर भी बहुत ज्यादा है और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे उच्च त्रिभुजाकार है तो ये क्या दिखा रहा है, उच्च जन्म दर दिखा रहा है। फिर ये हमें क्या बता रहा है कि इस टाइप के देश जो है वो क्या है, अल्प विकसित है। अल्प विकसित देश है ये, और ये क्या दिखा रहा है कि ये अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है ये पिरामिड। यहाँ पे जन्म दर है वो बहुत ज्यादा है, तो इस टाइप के देशों में आ जाता है नाइजीरिया, बांग्लादेश, ठीक है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, मैक्सिको है। नाइजीरिया और बांग्लादेश जो है वो इस टाइप के पिरामिड में आ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया विस्तारित पिरामिड। मतलब यहाँ पे क्या है, जन्म दर बहुत ज्यादा है और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। तो ये हमारा हो गया विस्तारित होती हुई पिरामिड, और ये मोस्टली कैसे कंट्रीज में मिलते हैं, अल्प विकसित देशों में पाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा पिरामिड आता है वो है स्थिर पिरामिड। स्थिर से ही पता चल रहा है कि वो चीजें क्या है, स्टेबल है, एकदम स्थिर चल रही है। मतलब समान जो चीजें होंगी हम उसे क्या कहेंगे, स्थिर पिरामिड कहेंगे, स्टेबल। स्थिर पिरामिड। अब इस स्थिर पिरामिड में क्या है कि हमारा जो ये पिरामिड है, ये पुरुष और ये स्त्री। तो यहाँ पे मतलब जन्म दर कम है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पिरामिड ऐसा होता है। तो ये जो हमारा पिरामिड है हम इसे क्या कहेंगे, स्थिर पिरामिड कहेंगे। मतलब ये पिरामिड अगर हम देखें तो ये ऐसे एक घंटी के आकार का होता है, ठीक है। किस आकार का होता है, घंटी के आकार का होता है। यहाँ पे देखो हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वो क्या है, स्थिर है। जन्म दर और जो मृत्यु दर है वो क्या है, स्थिर है। यहाँ पे जन्म दर कम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होती है। तो जहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होती है उस देश का पिरामिड कैसा होता है, स्थिर होता है, ठीक है। और ये एक घंटी के आकार का होता है जो नीचे से तो विस्तृत है बट ऊपर क्या है, सुंडाकार होता है। और ये कौन कौन से, मतलब अगर हम यहाँ पे देश की बात करें तो ऐसा पिरामिड कौन से देश का होगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है,
ठीक है, लगभग मतलब जो विकसित देश की श्रेणी में आ जाते हैं वहां पे जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा, स्थिर होगा। अभी इसके बाद अगर मतलब ये हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा स्थिर पिरामिड, मतलब जहां पे जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, दोनों ही बराबर होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर पिरामिड कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसका पिरामिड कैसा मिलेगा, स्थिर पिरामिड मिलेगा, मतलब वहां पे पुरुष और स्त्री की जो जनसंख्या है वो कैसी है, उनकी जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, वो क्या है, स्थिर है, दोनों ही बराबर है। अभी इसके बाद हमारा तीसरा जो आ जाता है वो है ह्रासमान पिरामिड। देखो किसी भी देश का पिरामिड हमें वहां की स्त्री और पुरुष जनसंख्या और उसकी आयु के हिसाब से हमें जनसंख्या के बारे में बता रहा है कि वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, वृद्ध पॉपुलेशन कितनी है, या बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है। तो इस टाइप का पिरामिड में क्या होता है, ये नीचे से मतलब अगर हम बात करें तो ये ऐसे इस टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, निम्न जन्म दर है और निम्न ही क्या है, मृत्यु दर है। निम्न जन्म दर और मृत्यु दर भी कैसी है, निम्न। मतलब जन्म दर भी बहुत कम है और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा कम है। मतलब ये जो पिरामिड है ये कैसा, इसका आधार जो है, देखो आधार मतलब होती है जो बेस है नीचे का, वो कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा संकीर्ण होता है, मतलब कम होता है यहाँ पे, मतलब जन्म दर कम है। अभी ऊपर देख लो, मृत्यु दर भी क्या है, बहुत ज्यादा कम है। मतलब जहाँ पे निम्न जन्म और मृत्यु दर होती है तो इसका मतलब यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि है वो कैसी है, ऋणात्मक है। इस टाइप के कंट्रीज में जनसंख्या वृद्धि कैसी होती है, ऋणात्मक होती है या शून्य होती है। मतलब जनसंख्या जो है उसकी वृद्धि दर बिल्कुल शून्य है या फिर वो बिल्कुल ही क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है। तो इस जो है ह्रासमान पिरामिड जो है, इस टाइप की कंट्रीज जो है उसमें क्या, कौन सा कंट्री आता है, जैसे कि जापान। जापान जैसे विकसित देशों में किस तरह का पिरामिड है, ह्रासमान पिरामिड है और वहां की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, ऋणात्मक है और शून्य है। अभी ये देखो वृद्ध होती हुई इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है वृद्ध होती हुई जनसंख्या। अभी जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो कई बार क्या हो जाता है, जो वृद्ध जनसंख्या है वो भी ज्यादा होती है। अभी हमने किया था कि अगर यूथ पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, हमने किया था कि अगर हमारी यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है तो धीरे धीरे वो वृद्ध तो होगी उम्र के हिसाब से, तो इसका मतलब वृद्ध पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर जन्म दर कम है तो यूथ पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वृद्धों की संख्या बढ़ जाएगी। तो हमारा एक ये नया कॉन्सेप्ट आया है ज्योग्राफी में, वृद्ध होती हुई जनसंख्या। अभी वृद्ध का मतलब होता है बुजुर्ग जनसंख्या। बुजुर्ग जनसंख्या, तो अगर बुजुर्ग जनसंख्या का अनुपात बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो क्या हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण हमारी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर जिस कंट्री की बुजुर्ग जनसंख्या ज्यादा है, इसका मतलब वो वर्किंग जो पॉपुलेशन है, कार्यशील जो पॉपुलेशन है, उसके ऊपर क्या है, एक बोझ है, क्योंकि
जो 60 से ऊपर के लोग होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? हमारी कार्यशील जनसंख्या के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो हमारे संसाधनों की क्या करते हैं? खपत करते हैं। देखो उनके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, उनके स्वास्थ्य की भी देखभाल करनी पड़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी है जिनके कारण बुजुर्ग जनसंख्या के ऊपर खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब हमारे रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।